कल एक मैंने पेपर लिया था, उसका ये हल है। उसमें आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और बहुत ही शानदार रूप से आप लोगों ने मुझे आंसर सेंड किए। ये काबिल तारीफ़ है। कुछ एक बच्चों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन को हल किया और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरों को सही भी किया, क्वेश्चनों को सही किया। उनके नाम हैं जैसे कि लड़कों में हर्ष दादिच, बहुत अच्छा, आप शाबाश बेटा। और लड़कों में संदीप पारिक, बायो के छात्र हैं ये, इन्होंने भी एक अच्छा काम किया है। लेकिन अफसोस की बात कि ज़्यादा बड़ी संख्या में लड़कियों ने अच्छा काम किया है, जैसे कि वर्षा गुदारा, माही सोनी, भावना सैनी, जया शर्मा, प्रियंका मेघवाल और भी बहुत से नाम हैं। लेकिन मेरे जितने ध्यान में आए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो, तो उसे फील मत करें। और इस वीडियो की लास्ट में जिन जिन बच्चों ने मुझे आंसर भेजे हैं उन सभी के नाम भी दिए गए हैं। और इनमें भी हो सकता है कि एक आधे बच्चे का नाम रह भी सकता है, क्योंकि मैसेज बहुत होते हैं, उन्हें रीड करने में एक आधा निकल जाता है इधर उधर। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है उत्तरों को जानना। तो जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन था अंबर का ग्रीक नाम बताइए। हमने ये पढ़ा है अंबर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन, तो अंबर का ग्रीक नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसा कि दे रखा है। हाँ, एक नाम जो है मैं भूल गया, समृद्धि वर्मा। उसी की ही आप ये कॉपी पढ़ रहे हैं, जो आप के सामने ये प्रदर्शित कर रखा है मैंने, ये उसी की ही कॉपी है। तो इनका काम बहुत ही अच्छा और इसमें 100% एक्यूरेंसी है। ऐसी कॉपी और मुझे नहीं दिखाई दी हो भी तो आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइएगा कि सर मेरे भी पूरे सही हैं या फिर मेरी ये गलती है। जो भी है आप मुझे बताइएगा और आगे के टेस्ट में आप उन गलतियों को रिपीट मत करिएगा, रिपीट होने से बचाइएगा गलतियों को। तो पहला क्वेश्चन था अपना जिसका उत्तर था इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्वेश्चन है कि प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर प्लास्टिक पर किस प्रकृति का आवेश आता है। देखिए, अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसमें एक छोटी सारणी दी गई है, जिसमें एक तरफ ये बताया गया है कि किन वस्तुओं पर धन आवेश आएगा और एक तरफ बताया गया कि कौन सी वस्तुओं पर ऋण आवेश आएगा। बड़ा क्लियर और सिंपल टॉपिक था ये और सिंपल क्वेश्चन था। और अफसोस की बात ये भी बहुत से बच्चों ने गलत आंसर मुझे दिया है। इसका सही आंसर है कि ऋणावेश। प्लास्टिक पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आवेशन की विधियाँ, और यह 100% सभी बच्चों का सही था। जो विधियाँ आप जानते हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण, इनके बारे में आपने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या था? विद्युतीकरण का सही परीक्षण आकर्षण है या प्रतिकर्षण, आपको बताना है। तो इसका सीधे से शब्दों में उत्तर है कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण ही है। क्यों भाई? क्योंकि आकर्षण जो है वो तो आवेशित वस्तु और अनावेशित में भी हो सकता है। कैसे भाई? क्योंकि अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। तो अनावेशित वस्तु में प्रेरण के कारण इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स काम करने लगेगा? आकर्षण। तो आप कहेंगे भाई इधर पॉजिटिव तो भी आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस साइड में पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव इससे अधिक दूर पड़ता है इस पॉजिटिव से, इसलिए इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना इफेक्ट इस नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का इफेक्ट क्या है? आकर्षण। तो इसका मतलब आकर्षण तो आवेशित अनावेशित के मध्य हो सकता है, तो विद्युतीकरण कहाँ हुआ इसमें? विद्युतीकरण तो था ही नहीं, ये तो आवेशित ही नहीं था। तो फिर अगर किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि दोनों पर ही आवेश है, 100% दोनों आवेशित ही है। तो सही निर्धारण किसके द्वारा हो सकता है? विद्युतीकरण का प्रतिकर्षण के द्वारा ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था एक आवेशित वस्तु क्या अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है? कर सकती है तो कैसे, समझाइए। इसका उत्तर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ही दे दिया है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर बड़ा ही साफ शब्दों में इन समृद्धि वर्मा ने लिखा है, इन्हीं की PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में लिखा है, आप इसे खुद पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, मैं पढ़ूँगा नहीं। इन्होंने यही लिखा है कि देखिए, अगर एक वस्तु आवेशित है और एक अनावेशित है, एक पर आवेश नहीं है, तो भी इनमें क्या हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। तो इन्होंने पूछा है, प्रश्न आप भूलिएगा मत, प्रश्न को दिमाग में रखिए। प्रश्न क्या था कि अनावेशित वस्तु को आकर्षित किया जा सकता है क्या? तो कैसे किया जा सकता है, उसको वापस वैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेरण के कारण भी इधर नेगेटिव आवेश आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण। और इधर पॉजिटिव आवेश आएगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के मध्य कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण। भी पॉजिटिव तो अधिक दूरी पर पड़ता है ना, पॉजिटिव की दूरी क्या है, अधिक है। तो पॉजिटिव की दूरी अधिक है, तो इसका मतलब प्रतिकर्षण तो क्या होगा, कम होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनके बीच आकर्षण ज़्यादा होगा और इनके बीच प्रतिकर्षण कम होगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। इसका मतलब आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल काम कैसे करता है, हमने ये समझा दिया, और आकर्षण ही काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, आवेश का सीजीएस पद्धति का मात्रक, जो कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था यह पीछे लेक्चर्स में, जो इस पहले चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड किए गए थे। स्टेट कूलम्ब, और इसी के लिए हम फ्रैंकलिन शब्द भी काम लेते हैं। ये क्या है, ये है सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक। और आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स की बात कर रहा हूँ, लिख के बताइएगा स्टेट कूलम्ब और कूलम्ब में रिलेशन। तो आगे 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, आवेश, 7वां क्वेश्चन, आवेश क्वांटीकृत होता है, इसकी पुष्टि किस प्रयोग से होती है? शायद अपने 11th में केमिस्ट्री के अंदर मिलिकन तेल बूंद पड़ा है, शायद 12th है या 11th, मुझे 11th याद आ रहा है। मिलिकन तेल बूंद पड़ा है, उसमें आपने पढ़ा था कि मिलिकन ने ये सत्यापित की थी बात कि इलेक्ट्रॉन पर इसके गुणज में बूंद पर इसके गुणज में क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। जो भी तेल की बूंद थी मिलिकन प्रयोग में, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में, उस पर आवेश मिलिकन ने देखा कि इसके गुणज में ही पाया जाता है। तो यही तो क्या था, आवेश का क्वांटा था। तो ये किस प्रयोग से वेरीफाई हुआ, ये हुआ मिलिकन। क्वेश्चन नंबर 8 है, धातुओं के परावर्तांक का मान बताइए। देखिए, धातुओं के लिए परावर्तांक की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है, ये फैक्ट है, आप याद रखिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य धातु स्थित हो तो लगने वाला बल कितना होगा? देखिए भाई, बल का सूत्र होता है F = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 εr एंड r²। ये εr जो है ये है पराविद्युतांक, εr जो है ये है पराविद्युतांक। अगर धातुओं के लिए यह अनंत होता है तो आप देखिए कि इस भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस भिन्न की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस भिन्न की वैल्यू है तो किसकी वैल्यू है, बल की वैल्यू है, अर्थात बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जैसा कि इसमें PDF में बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बल क्या होगा, शून्य होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं, क्या कुछ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान 18.2 × 10⁻⁹ ग्राम कम हो गया। देखिए बताइए, आपको पता होगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर ट्रांसफर होते हैं तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो धारण करती है ऋणावेश, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धारण करती है धनावेश। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको इस बात का पता चल गया होगा
कि अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन धारण किए हैं तो अवश्य ही इस धनावेश प्राप्त करने वाली वस्तु के भार में कमी हुई है। तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न यही था कि द्रव्यमान कम हो जाता है। तो द्रव्यमान अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब वो कौन सा आवेश धारण कर रही है वस्तु? धनावेश। तो प्रश्न में मैंने पूछा था आप लोगों से कि प्रकृति क्या होगी, तो इसका उत्तर था धनावेश प्रकृति होगी। अब मैंने प्रश्न में अंदर ये भी पूछा है कि कितना आवेश आएगा। तो इसको ज्ञात करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दे दिया गया है जो इस वस्तु को छोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। कि द्रव्यमान जितना कम हुआ है उतना ही द्रव्यमान बाहर गया होगा ना। तो कितना द्रव्यमान दिया गया इलेक्ट्रॉनों का? 18.2 × 10⁻⁹ ग्राम। 9 ही है ना? हाँ 9 ही है। और इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 18.2 × 10⁻⁻9 और आप जानते हैं 10⁻³ से गुणा और करना पड़ेगा। तो 9 और 3 12। तो ये हो जाएगा -12 लगाते ही केजी में द्रव्यमान। अब बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं कि 9.1 × 10⁻³ केजी है। तो इसकी मदद से आप हल करेंगे। देखो कैसे। मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का, एक मिनट रुकिए, हाँ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31 है। तो अब बताइए 2 का कितना होगा? फिर 2 का तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे। 3 का कितना होगा? 3 से गुणा कर लेंगे। अब हमें तो पता नहीं ये कितने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है भाई। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है n गुणा 9.1 × 10⁻31 और इसको मैंने नाम दे दिया है me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा n गुणा में me, किसका भी? सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, या फिर यूं कहें जितना द्रव्यमान में अंतर आया है उसका सूत्र बनेगा n गुणा me। अभी सूत्र की सहायता से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? n इक्वल्स टू बन जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन बटा में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये बन जाएगा सूत्र। इस सूत्र में इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ये वैल्यू एक कांस्टेंट है जिसकी चर्चा मैंने अभी की, 9.1 × 10⁻31 kg। इन सभी की वैल्यू रखेंगे और आप देखेंगे कि ये वैल्यूज रखी गई है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो गए। और अब हमें प्रश्न के अंदर तो आवेश पूछा गया है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आवेश तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस सूत्र का यूज किया गया। ये देखिए इस सूत्र का यूज किया गया और आवेश 3.2 कूलाम फाइंड आउट कर लिया गया। अर्थात वस्तु के पास धनावेशित आवेश है और उसकी वैल्यू 3.2 कूलाम है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर सॉरी ये तो 10 आ गया, 10 कर लेते हैं। चलो पहले 10 रह गया था शायद। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में कितने गुना होगा? प्रश्न को ध्यान से समझिए। हमसे पूछा गया है कि माध्यम की उपस्थिति में कितने गुना होगा? किसका भी? निर्वात की तुलना में कितने गुना हो जाएगा? माध्यम का परावर्तनांक आपको दे दिया गया है। तो हमें साफ साफ शब्दों में ये कहें तो हमें ज्ञात करना है माध्यम में बल। तो आप जानते हैं कि निर्वात में बल का सूत्र क्या होता है? F इक्वल्स टू 4πε0 Q1 Q2/r²। और माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाता है? माध्यम की उपस्थिति में ये सूत्र जो है बल का वो हो जाता है 4πε0 εr Q1 Q2/r² हो जाता है। अब आप इस सूत्र में जो आपके सामने दिख रहा है माध्यम की उपस्थिति वाला, और आप इसके पीछे सूत्र जो आया था निर्वात वाला, उनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही अंतर नजर आएगा, मात्र वो भी εr का। इसके अलावा कोई अंतर मौजूद नहीं है। तो फिर इस सूत्र के अंदर आप लोग इस εr को छोड़ दीजिए, जैसा कि इन्होंने कर रखा है। ये देखिए छोड़ दिया। तो पीछे जो बना
ये कौन सा बल बना भाई? ये बल बना निर्वात की उपस्थिति में वैक्यूम वाला ही बल बना, निर्वात की उपस्थिति का बल बना, जिसको इन्होंने क्या लिखा है? आप देखिए एफ वैक्यूम के मतलब निर्वात लिखा है, और ये इधर वाली टर्म्स सेम ही पड़ी है, ये रही। तो ये कौन सा बल है? ये है माध्यम का। इसको आप लोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा एफ की बजाय एफ एम से रिप्रेजेंट कर दें, मीन मीडियम, माध्यम। तो आप देख सकते हैं कि माध्यम में जो बल है, माध्यम में जो बल है वो 1/एप्सिलॉन आर गुणा है किसका भी? निर्वात में बल का। ये तो प्रश्न था, प्रश्न क्या था भी कितने गुणा है आप ये बताइए, तो उत्तर आया 1/एप्सिलॉन आर गुणा। तो देखिए कितना साफ शब्दों में ये लिखा है। हम लोग ये गलती करते हैं, हम इन चीज़ों को मेंशन नहीं करते, जबकि इनका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है कॉपी चेकर पर। इन चीज़ों को आप आदत में लाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इन चीज़ों को आदत में लाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 12 लग रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 12 ही है। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य की दूरी 2.56 सेंटीमीटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है डिस्टेंस 2.56 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है हमें, और इसको देखिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा ही प्रति मीटर को जानती है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इनके मध्य लगने वाला न्यूनतम बल। देखिए बल F मिनिमम है, मिनिमम बल है, तो F मिनिमम कब होगा भाई? यहाँ तो डिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया जाए, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स की हुई है, इसको मैक्सिमम मिनिमम हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा? तो फिर आपके पास समाधान है Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई को मिनिमम कर दीजिए। मिनिमम कम से कम जितना कर सकते हो कम उतना कम कर दो। तो भाई आवेश कम से कम तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होगा ही होगा ना, इससे छोटा तो आप कर ही नहीं सकते। आधा इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों की मिनिमम वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो होगी ही होगी, तो फिर इनका गुणा भी मिनिमम होगा और फोर्स भी क्या हो जाएगा? मिनिमम। बस आप यही गलती कर गए, आप लोगों ने यहाँ Q1 Q2 को एग्जैक्टली छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही छोड़ दिया जब आपने मुझे आंसर भेजे। आपको इनका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेना था, जैसा कि इसमें लिया गया है Q1 और Q2 का वैल्यू। अब आप इसे खुद कर लेंगे बड़ा इजीली। कैसे? Q1 Q2 की वैल्यू है, बीच की डिस्टेंस है वो भी मीटर में कन्वर्ट कर रखी है आपने। इस वैल्यू को आप बल के सूत्र में रख दीजिए, हल कर दीजिए और आपके पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मैंने नहीं देखी है, सही गलत वो कैलकुलेशन मुझे लगता है आप खुद देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, अंतिम क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन अपना? क्वेश्चन था आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आवेश है किसी वस्तु पर, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, इसका मतलब ये है इसका मास तो होगा ही होगा, द्रव्यमान तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है, होता है, सही है। लेकिन द्रव्यमान जरूरी नहीं कि आवेश रखता हो। कहने का मतलब ये कहता है कि अगर ये कोई वस्तु, एक मिनट, ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान है, मास है, कुछ ना कुछ भार है इन केजी, और ज़रूरी नहीं कि इसके पास आवेश हो, तो ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। एक नहीं और भी है पार्टिकल, एक का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसका मास लगभग प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या? मास। और इस पर जो आवेश होता है Q, वो क्या होता है? शून्य होता है। तो ये संभव है कि आवेश तो न हो लेकिन द्रव्यमान हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि आवेश हो और द्रव्यमान न हो, ये संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या उत्तर लिखा है आप देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है, ये लिखा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश 0 है, अतः यह आवेशहीन है। अर्थात जरूरी नहीं कि द्रव्यमान आवेश रखता हो। बड़ा स्पष्ट शब्दों में बड़ा शानदार उत्तर लिखा है। और ये कॉपी किसकी है आपको मैं लिख के बताना चाहूँगा, इतनी शानदार कॉपी बनाई गई है। इसका नाम है समृद्धि वर्मा। और मैं चाहता हूँ अगला वीडियो मैं लड़कों की कॉपी में से बनाऊँ, ऐसा शानदार लिख के भेजिए। लड़कों के लिए यह एक अब चैलेंजिंग हो गया है
कि आप लोग भी इतना शानदार PDF मुझे बना करके भेजें। हाँ, एक और मैं कहना चाहूँगा, मैं आप पर्सनली आपके क्वेश्चनों को चेक करके भेज सकूँ इसके लिए आप मुझे PDF ही भेजें, क्योंकि जब इतने सारे बच्चों के क्वेश्चन मैसेज आते हैं तो वो सभी मिक्स हो जाते हैं गैलरी के अंदर में, ढूंढ पाना और उनका मुझे वापस रिप्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी मैंने कुछ एक बच्चों के रिप्लाई किए भी हैं, और जिन बच्चों ने मुझे उत्तर भेजे हैं उनके मैंने नाम यहाँ पर दिए हैं। देखिए, हर्ष दादीज, देव किशन, रैना, महेश बेरीवाल, आशीष सैनी, वर्षा गुदारा, विपिन सिंह, ओम प्रकाश सारण, भावना सैनी, बहुत शानदार इन्होंने मुझे भेजा है लिख करके। और अशोक चोटिया, जया शर्मा ने बहुत शानदार लिखा है। विशाल सैनी, चंद्रभानु, संदीप पारिक ने भी बहुत शानदार लिखा है, शाबाश। और भी बहुत से नाम हैं, और मैंने सभी की कॉपियां, तो देखिए इतने नाम हैं मैं नहीं देख पाया, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। ये सलोनी ने बहुत अच्छा लिखा था, अभिषेक, इंदिरा, सारण, बहुत सभी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। मैं चाहता हूँ इस प्रयत्न को इसी प्रकार से बनाए रखें और नेक्स्ट टाइम और मजबूती के साथ और एक्यूरेंसी के साथ आप अपने उत्तर दें। मयंक लाटा, माही सोनी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, शायद इसके सभी क्वेश्चन सही हैं जो किए हैं इसने। ठीक है, हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो, आप मुझे अवश्य सूचित कर देना कि सर मेरा नाम नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ले आऊँगा। ओके, धन्यवाद।